Yes, hello students. Uh, there is a small part of radioactivity is remaining, only two or three small topics, and out of those, one is activity. After the average lifetime, radioactive substance has activity. Activity represented by A. Activity is represent by A, और activity क्या है? It is the rate of decay of a radioactive element. ठीक है, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है, इट इज़ नोन एज इट्स एक्टिविटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट इज़ represented by और एज ए. ठीक है, इसे ए से, एंड इट इज़ इक्वल टू, एंड इज़ इक्वल टू लैम्डा एन. ठीक, लैम्डा एन ये इसका इक्वल होता है. ठीक है, क्लियर. अब इसकी दो इक्वेशन बनती हैं. ठीक, पहली इक्वेशन क्या होती है? इफ़ as long as the radioactive substance is only decaying, as long as as long as the radioactive substance is only decaying, ओनली उसका डिके मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई एंड द एक्टिविटी आर सेम. ठीक है, एंड the equation can be written in terms of activity. ठीक है, और इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी ए टी इक्वल टू ए नॉट ई एक्सपोनेंट लैम्डा टी, जो कि पहले क्या था? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई एक्सपोनेंट लैम्डा टी. ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, कब लिख सकते हैं? वही लिखा हुआ है देन इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन की बात करें, कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी. आप उसे एक्टिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि इनिशियल टाइम पर जो न्यूक्लियर थे यानी इनिशियल एक्टिविटी, और टी टाइम पर जो न्यूक्लियर हैं यानी कि एक्टिविटी एट टाइम टी. ए नॉट इज़ द इनिशियल एक्टिविटी, ए नॉट इज़ द इनिशियल एक्टिविटी और ए टी इज़ द एक्टिविटी एट टाइम टी. ठीक है, वो टी टाइम की एक्टिविटी है. तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, एन टी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्लेस पर, यानी कि वहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इसके प्लेस पर क्या गिवन होगा? एक्टिविटी गिवन होगी. क्या गिवन होगी? एक्टिविटी. ठीक है, इसके प्लेस पर, किसके प्लेस पर? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द टाइम ज़ीरो या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी के प्लेस पर क्या गिवन होगा? एक्टिविटी गिवन होगा. ठीक है, एक्टिविटी. और ये इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, कार्बन डेटिंग. एक्टिविटी टर्म्स का इसका एग्जांपल होता है कार्बन डेटिंग.
एग्जाम्पल कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग का यूज़ करके अभी हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, और कार्बन डेटिंग को समझ लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ एक। अगर वो पहली कंडीशन थी ओनली एज लॉन्ग एज द, मैं इसे ए पार्ट लिख देता हूँ, एज लॉन्ग एज, तो ये कार्बन डेटिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बी। अब ऐसा भी हो सकता है बट इफ़ द रेडियो एक्टिव substance is also being produced then, ठीक है, then तो उस केस में क्या होगा, dN/dt इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एक्टिविटी। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और माइनस उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक, रेट ऑफ प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, और ये किस तरह का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है किसका, सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, जैसे कि आपको उसमें लिखवाया था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। ठीक, एप्लीकेशन में लिखवाया था, पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन के बाद आपको लिखवाया होगा सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल होता है सीक्वेंशियल रिएक्शन, न्यूक्लियर और लिख देते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, जैसे यूरेनियम से क्या बन रहा है, थोरियम बन रहा है। ठीक है, थोरियम से आगे कोई और एलिमेंट बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि जो एक सीरीज़ जैसे लिखवाई है आपको 4n सीरीज़, तो कोई x एलिमेंट y एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और y एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, z में कन्वर्ट हो रहा है, z मतलब एक पूरी सीरीज़ बन जाती है उसमें। जैसे आपको लिखवा है ना 4n सीरीज़, 4n+1 सीरीज़, 4n+2, तो वो पूरी एक सीरीज़ होती है। उसमें एक स्टार्टिंग का मटेरियल है और वो लास्ट में जाकर कहाँ पर रुकता है, ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम केसेस में लेड पर ही जाकर रुकता है। क्यों, क्योंकि लेड इज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर स्टेबल न्यूक्लियाई, 82 एटॉमिक नंबर होता है लेड का, और वो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके बाद वाले ऑलमोस्ट क्या होते हैं, अनस्टेबल ही होते हैं, कोई रेयर ही कोई स्टेबल मिलेगा, अदरवाइज सब न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उनके ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाई n/p रेशो की वैल्यू रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो उसका क्या कर देते हैं, या रिक्वायरमेंट से कम होगी, यानी कि वो ग्राफ में इधर या उधर रहते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं रहते। ठीक है, तो 82 एटॉमिक नंबर, यानी कि जो भी सीरीज़ हमने लिखी है उसका एंडिंग लेड पर ही होगा, लेड 82 एटॉमिक नंबर पर जाकर उसका एंडिंग हो जाए। तो वो सीरीज़ जो बनती है उसमें एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे में। तो अगर हम सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस भी हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, और वो पार्टिसिपेट डिके भी हो रहा है इनटू थर्ड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट के लिए ये काम करेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल के भी नहीं मिलेंगे आपको कोई क्वेश्चन, रेयर चांस है कोई सीक्वेंशियल का क्वेश्चन, वो भी IIT एडवांस में कहीं मिल सकता है, और वो भी बी मैक्सिमम, यानी बी मतलब इंटरमीडिएट वाले का, यानी जो मिडिल में है 1 2 3 3 में से जो मिडिल वाला होगा उसकी मैक्सिमम अमाउंट कब होगी, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, या उसको मैक्सिमम अमाउंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा यानी किस टाइम पर वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, बस ये टी मैक्सिमम और बी मैक्सिमम पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता सीक्वेंशियल वाला। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी डिके नहीं होता है, रेट ऑफ डिके होता है। ठीक है, कि वो कितने रेट से क्या हो रहा है, डिके डिकम्पोज होने का रेट क्या है, और ये जर्नल केसेस में उसके डिके के इक्वल ही होता है। ठीक है, वो मैंने लिख भी दिया है कि अगर वो डिके ही हो रहा है तो वो सेम चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके पॉकेट में कुछ अमाउंट है। ठीक है, जैसे 50 रुपीज़ अमाउंट है, तो आपने उसमें से क्या किया, कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया, 20 रुपये स्पेंड कर दिया आपने, मार्केट में खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल, आपके पास पैसा है, आपने उसे खर्च कर दिया है, ये है एक्टिविटी भी सेम है और मतलब डिके भी सेम है, यानी आपके पॉकेट में जो रुपीज़ का चेंज हो रहा है और आप जो स्पेंड कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, मतलब आपकी पॉकेट से एक पर्टिकुलर अमाउंट चला गया पर्टिकुलर टाइम में, और वो पर्टिकुलर अमाउंट आपने पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म कर दिया, मतलब उसी टाइम पर आपने उसे क्या कर दिया, शॉपिंग कर ली या कुछ भी आपने उसे स्पेंड कर दिया। तो स्पेंड होना मतलब जो स्पेंड कर रहे हैं आप और जो आपकी पॉकेट में चेंज हो रहा है वो बराबर है, ठीक है, और जनरली यही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये दूसरे वाला जो केस है, इफ़ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज आल्सो बीइंग प्रोड्यूस, तो ये उस टाइप का केस है कि आपके पॉकेट में 50 रुपीज़ थे, आपने उसमें से 20 रुपीज़ स्पेंड किए, लेकिन जब आप 20 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं यानी अपनी पॉकेट से निकाल रहे हैं, उसी टाइम पर किसी अदर पर्सन ने या आपके फ्रेंड ने आपकी पॉकेट में 10 रुपीज़ ऐड कर दिए, यानी उसने रख दिया आपकी पॉकेट में। तो अब आपकी पॉकेट में जो रुपीज़ का चेंज है, ठीक है, यानी कि 20 रुपये बाहर चले गए, उस टाइम में 10 रुपये अंदर आ गए, ठीक है, पॉकेट के अंदर, तो रुपीज़ का जो चेंज है इन पॉकेट वो अलग होगा, और जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो अलग होगा, ठीक है। यानी कि जो पॉकेट में चेंज हो रहा है वो एक्टिविटी है, पॉकेट में जो कुछ भी हो रहा है, यानी 20 रुपये गए, 10 रुपये आ गए, ये सब जो चेंज है ये क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। और जो आप यूज़ कर रहे हैं डिके हो रहा है, मतलब डिके क्या है, जो आप स्पेंड कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग तो वही रहती है, ठीक है, लेकिन पॉकेट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट बाहर जा रहा है पॉकेट से और कुछ अमाउंट पॉकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस रेयर ही कभी यूज़ होगा, ठीक, क्यों? क्योंकि इसके बारे में रेट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तभी सॉल्व हो सकता है, और वो सब इतना वाइडली क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए जर्नल एक्टिविटी वाला ही लेते हैं, कार्बन डेटिंग वाला, ठीक है, कार्बन डेटिंग का ही सिलेक्शन करेंगे हम। उसी को पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। एक्टिविटी की एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो यूज़ की जाती है, ठीक, उसे हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद कार्बन डेटिंग देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज measured as the rate at which it changes into daughter nucleus, ठीक है। यानी कि हमने क्या, एक स्टैंडर्ड स्केल बनाने के लिए, ये पता करने के लिए कि वो किस रेट से, यानी कि एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी क्या है, यानी रेट एट विच इट चेंजेस इनटू डॉटर, वो किस रेट से न्यूक्लियाई में चेंज, नए न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, उसे नोट करने के लिए एक यूनिट, यानी स्टैंडर्ड स्केल, जैसे मीटर होता है स्टैंडर्ड स्केल लेंथ के लिए, ठीक है, और वॉल्यूम के लिए लीटर होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही स्टैंडर्ड स्केल बना लिया। इट हैज़ बिन ड्राइव्ड ऑन द स्केल ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम, ठीक है, इट has been derived on the scale of disintegration of radium। रेडियम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी ये सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है जो कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और इसके स्टैंडर्ड, इसी के बेस पर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किसको, एक्टिविटी की यूनिट को, और फिर उसी से कंपेयर करके दूसरों की एक्टिविटी को सॉल्व कर, जैसे मीटर लेंथ है उसी के कंपेरिजन में, तो ये कंपेरेटिवली होता है एक्टिविटी भी, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर 1 ग्राम ऑफ रेडियम, 1 ग्राम ऑफ रेडियम, ठीक है, और रेडियम का एटॉमिक मास लिख देते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 226, एंड इसका टी हाफ लाइफ जो होता है वो होता है 1600 ईयर्स, यानी 1600 ईयर्स में ये अपने इनिशियल अमाउंट का या प्रेजेंट अमाउंट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 16 ईयर में अपने प्रेजेंट अमाउंट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ रेडियम
undergoes decay, then rate of decay of radium. अब क्योंकि ये प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा है, ओनली क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिके हो रहा है, तो क्या बताया था, लैम्डा एन बताया था, लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियम इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में जितने भी रेडियम के न्यूक्लियाई होंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू तो पता ही है 0.693 अपॉन टी हाफ 1600 ईयर्स। ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट करते हैं, डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इनटू, और अब 1 ग्राम डिवाइड बाय 226, ये तो हो जाएगा मोल्स, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 या 23 इंटू 10⁻23, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। ठीक है, DPS होता है। तो ये DPS का मीनिंग क्या होता है, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, DPS का मीनिंग क्या है, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसीलिए इसे आवर्स को डेज में, ठीक है, डेज आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो DPS ये होता है, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में। और इसे, इसकी एक वैल्यू और 3.7 इंटू 10⁻10, इसे क्या कहते हैं, बैक्यूरल भी कहा जाता है, BECQUEREL, बैक्यूरल भी कहते हैं। ठीक है, और क्यूरी का को रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि क्यूरी ने ही ज़्यादा, मैडम क्यूरी जो अपने नाम रीड किया होगा, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, मैक्स रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस तरह से होते हैं, तो इसलिए 1 क्यूरी के रेस्पेक्ट में इसे लिखते हैं, इक्वल टू 1 क्यूरी, यानी कि यही वैल्यू किसके इक्वल है, 1 क्यूरी के इक्वल है। यानी 1 क्यूरी इक्वल टू होता है, 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS ये होता है। ठीक है, अच्छा, रदरफोर्ड की टर्म्स में भी लिखा होता है 1 रदरफोर्ड इक्वल टू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3.7, ये इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड के इक्वल होता है। रदरफोर्ड, ये भी एक दूसरी यूनिट है रदरफोर्ड, यानी 1 रदरफोर्ड RD लिखा जाता है, 1 RD इक्वल टू होता है 10⁻6 DPS, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड 10⁻6 DPS के इक्वल होता है, और 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, यानी कि ये वैल्यू 1 क्यूरी के इक्वल है। ठीक है, यानी ये वैल्यू, और SI यूनिट DPS होती है या बैक्यूरल होती है, ये बैक्यूरल या DPS इसकी क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, तो ज़्यादातर DPS लिखा होता है या बैक्यूरल लिखा होता है, हाँ कभी कभी क्यूरी भी लिखा हुआ, यानी कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का 2 क्यूरी है, किसी की एक्टिविटी क्या है 2, इसका मतलब है कि उसका वो क्या है, रेडियम के रेस्पेक्ट में डबल एक्टिविटी, डबल रेट से डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डिके हो रहा है। और मान लो हाफ क्यूरी है, इसका मतलब वो रेडियम के रेट से हाफ क्या हो रहा है, हाफ टाइम में उसका क्या हो रहा है, डिके, उसका रेट हाफ है। ठीक है, तो ये इससे क्या रिलेशन, यानी कि हमें अब बार बार सॉल्व नहीं करना है। अगर कहीं पर किसी ने सॉल्व करके क्यूरी के टर्म्स में लिख दिया है तो वी कैन रिलेट इट विद रेडियम, कि हाँ रेडियम इस रेट से हो रहा है तो ये इस रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा। ठीक है, ये होता है। ठीक, चलिए, तो एक्टिविटी की अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, क्योंकि कार्बन डेटिंग इसी में ही लिखा है। ठीक, चलिए, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, द टेक्निक इज़ यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ दैट सब्सटेंसेस और दैट मटेरियल हैविंग कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यूज़ होती है। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द
एज, अप्रोक्स ही आता है, एक्यूरेट तो नहीं आता है, अप्रोक्स एज ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल और सब्सटेंस हैविंग और कंटेनिंग कार्बन एटम्स, ठीक है, इन एनी फॉर्म, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो कार्बन एटम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो, ठीक है, या ग्लूकोज की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, बस कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों, हम कार्बन एटम की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, ठीक, कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन एटम का C12 और C14 रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं इन लिविंग मटेरियल्स, इन लिविंग मटेरियल्स जो भी होते हैं, द रेशो ऑफ C14 to C12 remains relatively constant, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बट व्हेन द टिश्यू और टिश्यू इन एन एनिमल और प्लांट, एनिमल या प्लांट का कोई भी डाइज देन assimilation of radioactive C14 ceased to continue. Therefore the ratio, therefore in the dead tissue the ratio of C14 to C12 would decrease depending on the age of the tissue, ठीक है, जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उतना ही ज़्यादा उस रेशो में क्या आ जाएंगे, डिक्रीजमेंट आ जाएंगे, जितना वो नया रहेगा, मतलब डेड अभी फ्रेश डेड, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है। और हम उससे क्या करते हैं, C12 और C14 का उसमें डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डेड में कितना है और लिविंग में कितना है, ठीक है, तो उसके बेस पर क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो क्या होगा, लैम्डा, ठीक, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 0.693 अपॉन T हाफ, ठीक है, T हाफ ऑफ C14 आइसोटॉप equal to 2.303 upon T. T is the age of tissue or the wood or any material, ठीक है, into log A नोट अपॉन AT, और A नोट क्या है, A नोट अभी तो बताया था एक्टिविटी, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी और एक्टिविटी इन लिविंग टिश्यू, ठीक है, लिविंग टिश्यू में क्या एक्टिविटी है, और AT क्या है, फाइनल, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी,
या क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी इन डेड टिश्यू या मटेरियल। ठीक है, डेड टिश्यू या डेड मटेरियल में जो भी इस समय क्या है, एक्टिविटी है। ठीक, वो क्लियर। तो यहाँ पर एक्टिविटी का इस तरह से यूज़ होता है क्योंकि एक्टिविटी चेंज हो जाती है, रेट यानी कि रेट ऑफ डिके चेंज हो जाता है। जब वो स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब जब लिविंग रहता है तो क्या करता है, मटेरियल कंज्यूम भी करते रहते हैं, यानी कार्बन कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर से कार्बन आ भी जाता है, यानी 14 बॉडी में कम होगा तो आप एंटर कर जाएगा, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ जब तक वो जिंदा है वो तब तक C14 और C12 क्या रहता है, यानी कि उसका एक्टिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, उसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट चलती रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही, हमें ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल वेरिएशन नहीं होगा, रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत माइनर से डिफरेंसेस के साथ वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन डेड होने के बाद सिर्फ डिके होता है, ओनली डिके, यानी कि अब नया कन्वर्जन, नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्टिविटी में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो एक्टिविटी इनिशियल और एक्टिविटी टाइम टी की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बेस पर ठीक हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कार्बन डेटिंग का कोई अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं इसके बेस पर। जैसे कोई दिया होगा कि कार्बन में इनिशियल डेड एक्टिविटी जैसे ये है। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अभी हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसे। ठीक, एग्जाम्पल, the activity of the hair of an Egyptian mummy is 7 disintegration पर मिनट। कोई नेसेसरी नहीं कि DPS ही गिवन होगा, DPM भी गिवन हो सकता है, इज नॉट डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, पर ईयर भी दे सकते हैं वो। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ मम्मी, उसकी एज फाइंड आउट करनी है। और क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, गिवन T½ ऑफ C14 इज़ 5770 ईयर्स, ऑलमोस्ट यही वैल्यू रहती है इसकी, कांस्टेंट है 5770 ही गिवन होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, एंड DPM डिसइंटीग्रेशन पर मिनट ऑफ DPM ऑफ फ्रेश सैंपल। फ्रेश सैंपल का मतलब क्या हुआ, लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी हेयर। लिविंग बॉडी हेयर में क्या है डिसइंटीग्रेशन, DPM ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ C14 इज़ 14, या डिसइंटीग्रेशन लिख लेते हैं बस इसमें, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन और 14 DPM डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ये है। ठीक है, तो हमें उसकी एज बतानी है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो हम इसे अभी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसे ट्राई करिए। ठीक है, ओके।